हेलो एवरीवन, वेलकम टू BRC's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम फिर से आ चुके हैं आपके बीच। तो हम जैसे कि सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले हमने जीके का सिलेबस डिस्कस करा था कि जीके में किस तरह से एचपी पुलिस में आपसे क्वेश्चन आएंगे। और आज हम जो आपका जनरल हिंदी का सिलेबस है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि जनरल हिंदी जो कुछ टॉपिक्स आपको जो स्पेसिफिक मेंशन्ड है या इन बिटवीन उनके क्या क्या पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारे कांस्टेबल एचपी कांस्टेबल के बैचेस चले हुए हैं 2024-25 के लिए। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल हैं ये। ऑफलाइन मोड्स की जो टाइमिंग रहने वाली है मॉर्निंग से 10 से 2 रहता है और इवनिंग में 3 से 7। दिस बैच इज़ मेनली फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि और परे काम करते हैं और दिन के टाइम नहीं आ सकते, वो हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। और अगर आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमारे बैचेस के बारे में, हमारे एकेडमी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों रहेगा। और अगर आप ऑफलाइन हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीजी कॉलेज सुल्तानपुर के पास हमारा एकेडमी सेंटर देखने को मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, तो जैसे कि जनरल हिंदी जो है, सामान्य हिंदी जिसको आप बोलते हो, सबसे पहली बात ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये मच स्कोरिंग सेक्शन भी है। अगर स्पेसिफिक वे में और स्ट्रेटेजिकली पढ़ा जाए तो इट्स अ इजी सेक्शन और यू कैन स्कोर 16 to 17 मार्क्स। अगर देखो इसमें आप 16 to 17 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो बाकी सब्जेक्ट्स का वर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है और ये बच्चों को वैसे भी आसान लगता है, लेकिन नॉट दैट इजी। तो देखिए, आपके लिए जो हिंदी बोला है वो मैट्रिक स्टैंडर्ड का बोला है कि आपको 10वीं स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा और 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने मैट्रिक स्टैंडर्ड देखने के लिए 9th या 10th का व्याकरण भारती करके आता है, जो कि स्कूल में आपने पढ़ा भी होगा। तो उसमें जो भी चीज़ें दी हुई है बेटा, वो सब कुछ आपने अच्छे से रीड करनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो उस पर जो भी चीज़ें सबसे पहले उसको रीड आउट करने की कोशिश करनी, बहुत बेसिक तरीके से हमें बताया गया है। और बाकी मैट्रिक स्टैंडर्ड तो बोलने के लिए थोड़ा सा कई बार हाई अच्छा स्टैंडर्ड भी पूछ लिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों ने डिस्कस करनी है। कोई भी किताब आप ले सकते हो जनरल हिंदी के लिए, जैसे कि व्याकरण भारती इज द बेस्ट चॉइस जो HG पब्लिकेशन की होती है, वो अच्छी किताब है। लूसेंट भी बाकी अच्छा किताब है, तो कोई भी आप इन बिटवीन चूज कर सकते हो। चलिए, तो शुरू करते हैं। जो HPPSC ने आपका सिलेबस दिया है हिंदी का, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ दी है आपको, दिया है वो स्वर और व्यंजन लिखे हुए हैं। तो देखिए, स्वर और व्यंजन में आप लोगों ने ज़्यादातर क्या पढ़ना होता है, इसका मीनिंग थोड़ा सा देखना होता है कि क्या स्वर होता है, क्या व्यंजन होता है। और इसके बाद आप लोगों ने इनके टाइप्स पढ़ने होते हैं कि कितने प्रकार का स्वर होता है, कितने प्रकार का व्यंजन होता है, और इनके ज़्यादातर इनके टाइप से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो हो गया तो स्वर एंड व्यंजन। बाकी हम आगे, मैंने कुछ अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी लिखे हुए हैं, तो उसको भी मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू बताऊंगा कि अगर स्वर और जो व्यंजन है इसके नोट्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और किस प्रकार से आप तैयारी को अंजाम दे सकते हो अपनी। तो चलिए, तो सेकंड टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब सिनोनिम। ये देखो, ये एक बहुत अच्छा सेक्शन है और यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्दों से। तो देखिए, इसको पढ़ने के लिए सिंपल सी बात यह है कि को बुक पहले 9th और 10th का किताब जो व्याकरण भारती है उस पर जितने भी पर्यायवाची दिए हैं वो पढ़ने होते हैं। देखिए, एक दिन का ये एक्सरसाइज नहीं रहता है। आप लोगों ने करना क्या होता है, 8 से 10 डेली पर्यायवाची शब्द पढ़ने होते हैं। 8 से 10, ओनली 8 से 10, और हो सके तो उसको एक कॉपी लगा के अलग से उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। इससे आपको आसानी से वो चीज़ें समझ आती हैं। अगर आप एक दिन में सारे पढ़ दोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो 8-10 डेली बेस पर पढ़ते रहो। या अगर तुम्हें लिखने से प्रॉब्लम है तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि मानो यहाँ से तुम्हें शब्द दिए हैं 10, ठीक है, या मानो तुम्हारी बुक्स पे 160 है, तो पहले जो 10 होंगे उसको तुम पढ़ो, अच्छे से रीड करो और वहां पर एक लाइन लगा दो पेंसिल से, और वहां पर यू कैन नोट डाउन डे 1, और फिर डे 2 जाओ, डे 3 जाओ, और इस प्रकार से कितने होंगे, 150-15-20 दिन में तुम्हारा ये काम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर रिवीजन पे आओ और यहाँ पर लिखो रिवीजन डे 1, फिर रिवीजन डे 2, इस तरह से पढ़ना है। तो फिर पर्यायवाची जब तक पेपर होगा तुम्हारा,
8 से 10 बार तुम रिवाइज कर चुके होंगे इसको, और फिर जितना भी मुश्किल आ जाएगा तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो एक साथ पढ़ोगे तो इट क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज दीज थिंग्स, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हेक्टिक हो जाता है। तो आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द इस स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ना होता है, ठीक है। और फिर से बता रहा हूँ, ये जो 9th-10th का किताब है बहुत क्रूशल होने वाला है। इस पे तो जो भी सिलेबस का पार्ट लिखा है सबसे पहले इसी को आप लोगों ने अच्छे से याद करना होता है, ठीक है। अच्छे से पहले इसको पढ़ना, उसके बाद फर्दर मूव करोगे आप लोग। जो भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, चाहे जी पब्लिकेशन का हो गया, लूसेंट पब्लिकेशन का हो गया, जो भी तुम पढ़ते हो, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक जो तुम्हें लिखा है बेटा वो है विलोमार्थी शब्द या विलोम शब्द आप इसको बोलते हो। तो विलोम शब्द भी सेम स्ट्रेटजी से चलेगा जैसे पर्यायवाची है। डेली बेस पर 5 से 7 या 8 से 10 जितने में भी तुम कंफर्टेबल हो उनको पढ़ सकते हो। और देखिए अगर तुम इसको नोट डाउन कर सको तो बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो सब कुछ लिखने को नहीं होता। अगर तुम्हें 300 मानो विलोम शब्द पढ़ने हैं तो सबसे पहले तो 9th-10th का ही पढ़ना है। फिर से बता रहा हूँ 9th-10th का आराम से पढ़ना है, उसके बाद स्टैंडर्ड किताब पे जाना है। अगर उस पर 300 विलोम शब्द दिए हैं तो सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े ही याद होते हैं, जैसे अच्छे का बुरा, है ना। इस तरह से इतने आसान पढ़ने नहीं होते, ऊपर का नीचे ये नहीं पढ़ना होता। जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जिसको तुम पढ़ के लगता है तुम्हें कि थोड़ा सा मुश्किल है याद करना यार इसको, तो तुम क्या कर सकते हो, उनको ना 5-7 छांट के डेली बेस पर 5-7 अच्छे से छंटनी करना है उनका, और लिख सकते हो, डेली नोट डाउन कर सकते हो। और जब तक पेपर होगा तुम 150 से 200 लिख चुके होंगे आराम से। और देखो इससे तुम्हारा रिवीजन भी डेली बेस पर हो जाएगा। तो विलोम शब्द के लिए भी सेम टाइप का स्ट्रेटेजी फॉलो करना है जो पर्यायवाची के लिए फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज एकार्थी अनेकार्थी शब्द। तो ये भी जिसको आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हो, अनेकार्थी शब्द मतलब जिनके शब्द तो सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं, अलग अलग चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो इनके लिए भी सेम स्ट्रेटेजी होता है। देखो एकार्थी जो शब्द होते हैं इनको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो तुम लोग 8 से 10 डेली बेस पर याद कर सकते हो अपनी किताब पे, और वही डे 1 का रिवीजन, डे 2 का रिवीजन, 5 से 7 ज्यादा नहीं पढ़ना होता, 5 से 7। और देखो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती ना, टफ याद करना होता है, जैसे कि जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक ना मानता हो, नास्तिक, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स नहीं पढ़ना होता है। हाँ अनेकार्थी एक होता है तुम लोगों के लिए, ये थोड़ा सा आई वुड से इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट देन पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों से डिफरेंट होता है, ये थोड़ी सी डिफरेंट भी है और डिफिकल्ट भी है थोड़ी सी ये चीज। तो इसके लिए तुम लोग जरूर नोट डाउन कर सकते हो इसको अपनी जो भी नोटबुक है, यू कैन नोट डाउन इट ऑन योर नोटबुक। तो देखो ये सिर्फ 5 से 7 पढ़ने होते हैं डेली बेस पर। और देखो हर एक जो अनेकार्थी, जैसे अगर तुम्हें अंबर लिखा है तो एट लीस्ट यू शुड नो थ्री अनदर मीनिंग्स। 3 शब्द तुम्हें पता होने चाहिए। अगर मानो कहीं पे 6 दिए होते कहीं पे 7, तो इन 6-7 में एटलीस्ट यू शुड नो 3 वर्ड्स, 3 का पता होना ही चाहिए तुम्हें। तो ये इसके लिए स्ट्रेटेजी हो गया एकार्थी या अनेकार्थी शब्दों के लिए। नेक्स्ट जो तुम्हें दिया है वो है दिया है हिंदी व्याकरण का, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में अगर मैं बात करूं, संज्ञा दिया है, सर्वनाम दिया है, विशेषण दिया है, क्रिया दिया है, इन सबको विकारी शब्दों के नाम से जाना जाता है, विकारी शब्दों के। देखिए तो अच्छी बात क्या है बेटा, यहां पर तुम्हें संधि नहीं दिया है जो कि काफी मुश्किल लगता है बच्चों को, तो संधि का कोई जिक्र नहीं है। तो आई डोंट थिंक यू नीड टू रीड संधि एज वेल, नहीं पढ़ना है। तो संज्ञा पढ़ना है अच्छे से, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया। और इसके मैं अभी आपको नोट्स भी बताऊंगा किस हिसाब से नोट्स बनाना होता है। और देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं यहां से विकारी शब्दों का, तो देखो इसमें ना कि सिर्फ तुम्हें क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ना होता है, इसमें बेटा और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे काल, लिंग, वचन, कारक। बेटा ये भी इसी का पार्ट है, ये भी विकारी शब्दों का ही पार्ट है। तो ये चीजें भी तुम लोगों ने कवर करनी है, इसको छोड़ के कभी नहीं जाना है, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। देखो सिंपल सी चीज है बेटा, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। एक तो देखो टाइप्स में से प्रश्न आता है, टाइप्स में से। और दूसरा प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, दूसरा आप लोगों को एक वाक्य लिख दिया जाएगा और एक शब्द हाईलाइट कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये क्या है। संज्ञा के प्रकारों टाइप से पूछा जाएगा कि ये भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा कौन सा संज्ञा है, या सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है, भाई पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चित है, अनिश्चित है, काइंड ऑफ जो भी होते हैं, या विशेषण के प्रकार से, या सिंपली तुम्हें एक पूरा वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें हाईलाइटेड होगा और पूछा जाएगा ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है ये, ठीक है। तो अगर तुम समझ के करोगे तो इट्स इजी थिंग टू नो। और देखो ये चीजें जरूर कवर करनी है तुमने इसके साथ, काल, लिंग, वचन और कारक, ये चीजें जरूर से पढ़ के जाना है तुम लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अव्यय। अच्छा अव्यय को अभिकारी शब्द भी बोलते हो आप, अभिकारी कहते हो बेटा। तो इसमें ज्यादा मुश्किल है नहीं कुछ, अव्यय में सिर्फ शब्द देख के मत समझना यहां पर क्या क्या है, जैसे विस्मयादि बोधक आ जाएगा, संबंध वाचक आ जाएगा, इस तरह की चीजें तुम पढ़ते हो
अव्यय में, ठीक है। हाँ, और अव्यय में तुम एक और चीज जो एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो वो होता है निपात। तो निपात भी इसके साथ ही पढ़ के जाना, ये भी अव्यय का ही पार्ट होता है। जनरली तुम्हें अव्यय चार प्रकार का ही दिया होता है, जिसमें क्रिया विशेषण आता है, संबंधवाचक आता है, विस्मयादिबोधक आता है, इस तरह से आते हैं, लेकिन निपात भी उसमें एडेड होता है। तो निपात भी जरूर पढ़ के जाना है तो आप लोगों ने, ठीक है। तो निपात भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अव्यय के बाद वो है लुकोक, मुहावरे और लुकोक्तियां। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे और लुकोक्तियां। देखो, इसके लिए सबसे पहले तुम लोगों ने क्या करना है, 9th और 10th के ग्रामर है उसमें दिए होंगे तुम्हें लोकोक्तियां, मुहावरे जो भी दिए हैं बेटा, 40-50 के आसपास जो भी दिए हैं, मुहावरे अलग दिए हैं और 40-50 के आसपास लोकोक्तियां दी होंगी। तो सबसे पहले तुमने 9th और 10th के ग्रामर से लोकोक्तियां याद कर लेनी है, वो सारी की सारी। ज्यादा मुश्किल है नहीं, आसान सी है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। और मुहावरे जो होते हैं बेटा, मुहावरे भी ऑल दो 9th-10th पे दिए लेकिन बहुत कम दिए, इससे ज्यादा ही पूछा जाएगा। तो देखो, मुहावरे ऐसे नहीं पढ़े जाते कि सिंपली पढ़ा याद किया, सिंपली ये पढ़ा याद किया। जो मुहावरा लिखा होगा उसके इन बिटवीन लाइंस जाना है, उसका मतलब समझने का प्रयास करना है। फिर देखो, तुम्हें पता है कि इसमें जो ऑप्शन होते हैं बहुत इजी होते हैं, तो ऑप्शन से तुम आसानी से पहचान ही लेते हो। जैसे उंगली, अंगूठा दिखाना, सॉरी उंगली अंगूठा दिखाना, सुने होंगे ना ये। तो देखो, साफ इनकार करना, तो एक ऑप्शन होगा, किसी को देखकर उंगली अंगूठा दिखाना, किसी को गुड लक बोलना। तो काइंड ऑफ थिंग्स नहीं होती हैं ऐसी ना, तो ये अलग ही लिटरली मीनिंग अलग होता है। और लुकोक्तियां वैसे ही, लुकोक्तियां देखो, अगर तुम एचजी पब्लिकेशन फॉलो कर रहे हो तो उस पर लुकोक्तियां नहीं लिखी हैं, तो तुम लूसेंट की किताब अब देखो खरीदनी नहीं है। अगर तुम्हारे फ्रेंड या किसी के पास है तो वहां से जो भी 5-6 पेजेस हैं उसका एक पीडीएफ बना लो, फोटो खींचो, पीडीएफ बना लो और उसको पढ़ते रहो, और बाकी लुकोक्तियां 9th और 10th पे तुम्हें मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो ये छोटा सा तुम्हारा सिलेबस था जिससे 20 मार्क्स आएंगे। और देखो, बहुत आसान सा सिलेबस है, इससे तुम इजिली यू कैन स्कोर 17 to 18 मार्क्स, और आई वुड से 19 to 20। और पहले जब 16 मार्क्स का हिंदी आता था एचपीपी में, तब तो बच्चों ने 16-16 भी स्कोर करे हुए, लेकिन ये बेस्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू स्कोर करे हुए। बाकी अगर आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो देखो, आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में पढ़ाई जाएंगी और विद हैंड रिटन नोट्स होंगी। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा नोट्स बता दूं कि नोट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि ये देखो तुम्हारा स्वर और व्यंजन का नोट्स हो गया। देखो, स्वरों के प्रकार हो गए, है ना, मात्रा के आधार पर प्रकार हो गया, या ओष्ठ आकृति, जीव, क्रियाशीलता, तालु की स्थिति के आधार पर, इस तरह से तुम लोगों ने बनाने होते हैं। और व्यंजन क्या होता है, ठीक है, व्यंजन देखो इस तरह से अच्छे से लिखना है व्यंजनों के बारे में। फिर कितने प्रकार का स्पर्श कौन से होता है, ऊष्म क्या होते हैं, घोष के आधार पर क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें तुम लोगों ने प्राणवायु के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। हाँ, और इसमें एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उच्चारण स्थान भी पढ़ने हैं तुम लोगों ने, क्योंकि देखो उच्चारण तो स्वर और व्यंजन का ही होता है ना, तो ये स्वर और व्यंजन का ही पार्ट है। तो उच्चारण स्थान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उच्चारण स्थान भी देखो, इस तरह से तुम एक तालिका बना सकते हो, उच्चारण स्थान के लिए पढ़ सकते हो। और हिंदी के अन्य वर्ण भी पढ़ सकते हो, जिसमें संयुक्ताक्षर वगैरह आएंगे, है ना, ताड़ जात आएगा, विदेशी व्यंजन आएंगे, आगत स्वर वगैरह आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, हाँ, और इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, है ना, कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। कई बार कंफ्यूजिंग होता है, 52 ऑप्शन में होता है, 44, 56। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना है, क्योंकि कई बार ये ऐसी चीजें पूछी गई हैं। बाकी देखो, बाकी चीजें भी बहुत सारी पूछी जाएंगी तुमसे, संधि तो आएगा नहीं तुम्हें, बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें पूछी जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, खास कर ये स्वर व्यंजन वगैरह के सेक्शन पे ध्यान देने की जरूरत है। शब्द विचार में पढ़ना है। देखो, यही है तुम्हें शब्द विचार में, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर, विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, काल, वचन, और यहाँ पर अव्यय, क्रिया विशेषण, अव्यय वगैरह हो गया, ठीक है। ये नहीं पढ़ने, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, ये चीजें नहीं पढ़नी है तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये कुछ हो गए तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए कि जैसे विकारी ये हो गया। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि संज्ञा वगैरह के नोट्स कैसे बनते हैं। और देखो, ये यही है बेटा, यही है अभिकारी, अभिकारी यही है वो अव्यय जो तुम आगे पढ़ते हो ना, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बाकी विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इसके थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको, जैसे संज्ञा के ये नोट्स हो गए, ठीक है, क्या होता है संज्ञा, कैसे भावार्थ कौन से होते हैं, अब भेद कौन से हैं संज्ञा के, है ना, कैसे पहचाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका पहचान, है ना। तो पहचाना कैसे जाएगा, किस तरह से याद रखना है, सर्वनाम कैसे लिखोगे, सर्वनाम के प्रकार देखो, प्रकार किस तरह से बनाएंगे, और इसके इन बिटवीन पढ़ना है तुम लोगों ने, कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। बाकी अगर आप ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का लेक्चर आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो करना क्या है, सब्सक्राइब कर देना है हमारे यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है जिनको की डिटेल सिलेबस चाहिए। तो आज के लिए इतना बहुत होगा। थैंक यू, थैंक यू।